Yes, good morning, students. Welcome you all to the session on company accounts. Today, I'll be discussing the very elementary topic on company accounts, that is the transactions on share capital. So, before I take up the topic on the transactions in share capital, let's try to understand what is the share capital और इसके कितने फॉर्म्स होते हैं. So I think this we all know that the company जो है they raise the capital in the form of the units which are known as shares which can be further equity or preference shares. यानी कि कंपनी जब पैसा रेज करती है या कंपनी जब भी कैपिटल रेज करती है मार्केट से या फ्रॉम द इन्वेस्टर, दे डोंट रेज द मनी इन द लम्प सम, दे रेज द मनी विच इज़ डिविजिबल इनटू द स्मॉल यूनिट्स. और वो जिस यूनिट्स में हम कैपिटल को डिवाइड करते हैं, दोज यूनिट्स दे आर नोन एज शेयर्स विच कैन बी ईदर इक्विटी और विच कैन बी प्रेफरेंस. दोनों में एक बेसिक डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे इंजॉय अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, दैट इज़ वन, और इनको प्रेफरेंस दी जाती है इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड as well as in the repayment of capital over the equity shareholders. So this is the basic difference. एक तो प्रेफरेंस वालों को जो डिविडेंड मिलता है वो मिलता है फिक्स रेट पे, और दूसरा जो है whenever the company declares the dividend, तो सबसे पहले डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद वॉट एवर द प्रॉफिट इज लेफ्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अमाउंट द डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स. So this is the two kind of shares in which normally the company they raises the capital from the market. अब हम लोग मूव करते हैं that what are the various forms of share capital, क्योंकि पहले हमें वो चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है before we take on the transactions of share capital. Let's understand the various terms which are एसोसिएटेड विद द शेयर कैपिटल. तो उसमें सबसे पहली टर्म आती है आपकी जिसको हम कहते हैं ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल. नाउ दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल विथ विच द कंपनी गेट्स रजिस्टर्ड. यानी कि जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है, जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, तो वो जिस कैपिटल अमाउंट से वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं उसको हम बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल. तो इसका मतलब होता है दैट दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज. अगर कंपनी को इससे ज़्यादा कैपिटल रेज करनी होगी तो उनको इसको मॉडिफाई करना होगा, द क्लॉज ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल, जिसको हम कहते हैं ऑल्टरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अदरवाइज फॉर द गिवन टाइम द ऑथराइज शेयर कैपिटल मीन्स द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी इज एबल टू रेज ईदर फ्रॉम द पब्लिक or from the group companies or from the other investors. तो ये होता है आपका authorized share capital, where the company has to specify that what is the maximum number of equity shares. Let us say मैं अपने आप से फिगर डाल देता हूँ कि the company is authorized with 20,000 equity shares and let us say 10,000 preference shares. We have equity share of rupees 10 each, यानी कि a single share is carrying the value of rupees 10. यानी कि अगर आप कहते हैं कि आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है तो इसका मतलब योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कैपिटल इज रुपीज़ 10. सिमिलरली इफ़ यू से दैट आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर्स हैं तो इट मीन्स योर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द कैपिटल या फिर योर पार्टिसिपेशन इन द कैपिटल, that amount is 5 multiplied by 10 which is equal to 50 rupees. So let us say the company has authorized itself with 20,000 equity shares of 10 and 10,000 preference shares of rupees 100 each. इसका मतलब ये हो गया कि that the company जो है वो maximum 20,000 shares issue कर सकती है पब्लिक को and they can issue maximum 10,000 preference shares.
तो अगर हम दोनों का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू the amount of equity share capital will be 2 lakhs, whereas the amount of preference capital will be 10 lakhs, और इन दोनों को ऐड करके we can say that the total authorized capital of the company is 12 lakhs. So this is the first form of the authorized share capital. इसके बाद इसके साथ जो नेक्स्ट टर्म आती है that is known as the issued share capital. अब ये issued capital का मतलब क्या होता है? Issued capital का मतलब होता है that the number of shares the company is offering for investment. यानी कि कंपनी कितने शेयर्स जो है पब्लिक को इशू करना चाहती है, कितने शेयर्स वो पब्लिक को बेचना चाहती है, राइट? दैट इज नोन एज अ इशूड शेयर कैपिटल. तो इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? दैट द नंबर ऑफ शेयर्स that the company is willing to offer to the public along with the other investors. So let us say the company says that presently we are going to issue 10,000 equity shares, limit उनकी 20,000 की है, तो obviously they can raise any number of equity shares but up to 20,000. So what they are doing at present now, अब वो लोग क्या कर रहे हैं present में, वो 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं ऑफ ₹10 ईच. इसका मतलब इनका जो इशूड कैपिटल अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 1 लाख. दैट इज इक्वल टू 1 लाख. अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि जब ये कंपनी अपने शेयर्स ऑफर करती है, जब कंपनीज इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती है, सो who can be the investors? Number one, the shares can be offered to the public, जो generally आप देखेंगे in the case of public limited company. Some of the shares they are issued to the promoters also, क्योंकि यहाँ पे सेबी के रूल आते हैं कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी अगर पब्लिक से इक्विटी रेज करती है, सो दे हैव टू दे हैव टू कंट्रीब्यूट सम मिनिमम परसेंटेज. तो देयर आर द सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, द सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर्स व्हिच हैज टू बी इन्वेस्टेड बाय द प्रमोटर. तो इसका मतलब द शेयर्स विल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक, द शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू द प्रमोटर, द शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू द एम्प्लॉइज ऑल्सो as some kind of incentive or benefit, जिसको हम बहुत बार बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, जहाँ पे जो उनके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एट द सीनियर लेवल और एट द मैनेजरियल लेवल, सो दे आर इशूड सम यू कैन से द शेयर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन उनको जो शेयर्स होते हैं दे आर इशूड एट डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव. देन इससे इम्पॉर्टेंट आता है दैट द शेयर्स आर इशूड टू द वेरियस टाइप्स ऑफ वेंडर्स, और जो शेयर्स इशू किए जाते हैं वेंडर्स को, दे आर जनरली इशूड फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश. फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स दीज शेयर्स आर इशूड इन द एक्सचेंज ऑफ मशीनरी, इन द एक्सचेंज ऑफ प्लांट, इन द एक्सचेंज ऑफ सम टेक्निकल नो हाउ, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज एट्सेट्रा, और मे बी इन द एक्सचेंज ऑफ सम टेक्निकल राइट्स. तो आपके जो भी कोलैबोरेटर्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं, जो कंपनीज को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, तो एज अ कंपनसेशन आप क्या करते हैं, उनको शेयर्स इशू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ पेइंग देम द हार्ड कैश. यानी कि बजाय कि उनको कैश देने के आप क्या करते हैं, यू मेक देम द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. दैट इज व्हाई द शेयर्स कैन बी इशूड टू द वेंडर्स, बट दैट इज डन यू कैन से फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्योंकि इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं होता. आप उनसे टेक्निकल नो हाउ लेते हैं और बदले में आप उनको शेयर्स इशू करते हैं. इसके बाद फिफ्थ पॉइंट जो आता है वो आता है दैट द शेयर्स कैन बी इशूड टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स वो होते हैं those who are the signatories to the memorandum of association. तो अगेन कंपनीज एक्ट 2013 में एक लीगल रिक्वायरमेंट्स है
कि जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी को डायरेक्टर प्रमोट करते हैं तो डायरेक्टर्स जो होते हैं दे हैव टू मेंशन इन द मेमोरेंडम दैट हाउ मेनी shares of how many number of shares of company he is going to purchase or he is going to invest so that his interest remains in the organization. तो इसको हम कहते हैं signatories to the memorandum of association. तो these are the some categories of investors जिनको कंपनीज जो है अपने शेयर्स इशू करती है. फर्स्ट वी हैव पब्लिक को हम शेयर्स इशू करते हैं बेसिकली बिकॉज we need the hard cash financial resources from the market. एम्प्लॉयज़ को इशू करते हैं एज अ इंसेंटिव और ज़्यादातर जो शेयर्स इशू किए जाते हैं एम्प्लॉयज़ को उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी. दे आर नोन एज अ स्वेट इक्विटी. फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे आते हैं आपके प्रमोटर्स who are nothing but the founders of the company. Then vendors and the fifth we have directors. इश्यूड शेयर कैपिटल के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. नाउ व्हाट इज दिस सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मतलब होता है दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच द पब्लिक वांट टू इन्वेस्ट. अब कंपनीज ने कहा दैट आई वांट टू इशू 10,000 शेयर्स, लेकिन जरूरी नहीं कि पब्लिक जो है सभी 10,000 शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं. दैट विल डिपेंड अपॉन द गुडविल ऑफ द कंपनी, दैट विल डिपेंड अपॉन द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी. तो हो सकता है कि कंपनी जो है वो 10,000 शेयर्स ऑफर कर रही हो, तो जो नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी ऑफर करती है, द नंबर ऑफ शेयर्स विच इज ऑफर्ड बाय द कंपनी दैट इज नोन एज अ इशूड कैपिटल. और नंबर ऑफ शेयर्स जिसके लिए एक्चुअली पब्लिक अप्लाई करती है, द नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच द पब्लिक अप्लाई टू इन्वेस्ट, दैट इज नोन एज अ सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल. So let us say company has offered 10,000 shares to the public, but the public has you can say they have applied for only 9,500 shares. तो इसका मतलब आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल है that will be equal to 9,500 shares. अगर हम इसको रुपीस में कैलकुलेट करेंगे तो this will be 9,500 into 10 which is equal to 95,000. Many times if the companies are very healthy, they are very reputed, they have the strong brand name, तो उस केस में क्या होता है, it could be possible that the company has offered 10,000 shares to the public, but public has they have applied for 12,000 shares. और वो जब होता है जब लगता है कि ये जो कंपनीज है इसका बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है और अगर हम आज पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो ऑब्वियसली our money is going to grow because as the company has a high earning potential. तो उस केस में कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए 10,000 लेकिन लोगों ने अप्लाई किया 12,000 शेयर्स के लिए. इट इज़ समथिंग लाइक अ एडमिशन प्रोसेस. मान लेते हैं किसी यूनिवर्सिटी में 500 सीट्स हैं, तो उन्होंने प्रोस्पेक्टस निकाला फॉर द एडमिशन ऑफ 500 सीट्स. तो जो 500 सीट्स जो ऑफर कर रहे हैं फॉर एडमिशन उसको हम बोलते हैं इशूड कैपिटल. और लेटर से उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा अच्छी है कि उन्होंने इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर 500 सीट्स, लेकिन लेटर से वहाँ पे 1200 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया. 1200 कैंडिडेट्स हैव अप्लाइड फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू दोज पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, इनटू दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी. तो ये आपका हो गया सब्सक्राइब नंबर, राइट. तो अगर आपके पास ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं तो उसको हम कहते हैं ओवर सब्सक्राइब्ड. अगर आपके पास कम एप्लीकेशन आती हैं उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड. यानी कि जितने शेयर्स आप ऑफर कर रहे हैं अगर आपके पास एप्लीकेशन उससे कम शेयर्स की आती है तो उसको हम बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब्ड. अगर आपके पास एप्लीकेशन उससे ज़्यादा शेयर्स की आती है तो इट इज़ नोन एज अ ओवर सब्सक्राइब्ड. एंड इन सम केसेस देयर कैन बी द कोइंसिडेंस आल्सो कि आपने 10,000 शेयर्स ऑफर किए और आपके पास एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ रही है. So even that can be also the coincidence, जिसको हम कहेंगे that the subscription is at par.
अब ये जो पॉसिबिलिटीज होती हैं जिसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन एट पार, वो जनरली यू विल फाइंड इन द केस ऑफ पब्लिक. अदरवाइज नॉर्मली प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, वेंडर्स, इन सबको पता होता है कि उनको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं, बिकॉज देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम. प्रोमोटर्स ने कितने शेयर्स लेने, इट इज एज पर द लॉ, इट इज एज पर द लीगल नॉर्म्स. तो दैट इज व्हाई देयर इज अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग. तो अल्टीमेटली इन द अदर कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टर्स like employees, promoters, directors, vendors, so you will find that the issued figure and the subscribed figure is going to be the same. तो सिर्फ जो वेरिएशन आएगा वो आएगा when the shares are offered to the public. Otherwise in the other categories of investors, because it is a part of the contract, it is a part of the agreement between the company and the promoters, company and the directors, company and the vendors, so they know beforehand कि उनको कितने शेयर्स मिलने वाले हैं या उनको कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है. तो दैट इज़ वाई इन दोज केसेस द इशूड नंबर एंड सब्सक्राइब नंबर दैट इज़ द सेम, क्योंकि जितने शेयर्स कंपनी ने उनको अलॉट करने हैं या जितने शेयर्स कंपनी ने उनको फाइनली देने हैं, तो ऑब्वियसली दे विल इशू द सेम नंबर ऑफ शेयर्स. अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज नोन एज अ कॉल्ड अप कैपिटल. दैट इज नोन एज अ कॉल्ड अप कैपिटल. अब जनरली कंपनीज क्या करती हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक जो इक्विटी शेयर है उसकी वैल्यू है 10 रुपीज़. लेट अस से उसकी जो फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ है. फेस वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू दैट इज प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट. वो जो शेयर्स हैं, जो सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके ऊपर वैल्यू डली हुई है 10 रुपीज़, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू. तो अब ऐसा नहीं होता कि कंपनी सारे पैसे इन्वेस्टर से एक बार मंगा दे. दे कॉल द मनी एज पर देयर रिक्वायरमेंट. तो नॉर्मली जो मनी जो है 10 रुपीज़ जो होता है, इट इज़ नॉट कॉल्ड यू कैन से इन वन लॉट, बट दिस मनी इज रेज्ड इन इंस्टॉलमेंट्स. यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये 10 रुपीज़ ज़्यादातर पे करने होते हैं इंस्टॉलमेंट्स में. अब वो इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है, वो कुछ अमाउंट देते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, दे पे सर्टेन मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. लेट अस से अनदर 2 रुपीज़ दे माइट बी आस्क्ड टू पे एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट कॉल, और बाकी जो बैलेंस है दैट विल बी एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल. यानी कि आपने क्या किया, आपने 10 रुपये को बजाय कि एक साथ मंगाने के, आपने उसको टुकड़ों में मंगा लिया. उनसे 2 रुपये मंगाए आपने एप्लीकेशन पे, यानी कि जब भी आप एट द टाइम व्हेन यू अप्लाई फॉर द शेयर्स, तब आपको 2 रुपये पे करने होंगे. यानी कि अगर आप 10 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन अमाउंट होगा दैट विल बी 20. अगर आप 50 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एप्लीकेशन अमाउंट होगा दैट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट इज गोइंग टू बी 100. उसके बाद जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने अप्लाई किया तो शेयर्स आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि अगर मान लो एप्लीकेशन ज़्यादा आई हुई हैं तो हो सकता है कि आपको शेयर्स मिलें और मे बी यू मे नॉट इवन गेट द सिंगल शेयर ऑफ द कंपनी ऑल्सो, तो कुड बी पॉसिबल. तो उस समय जितने शेयर्स आपको अलॉट किए जाते हैं, जितने शेयर्स आपको मिलते हैं, राइट, तो एट द टाइम ऑफ द अलॉटमेंट you are supposed to pay, let us say, ₹3 on the number of shares that is being allotted. तो यानी कि जितने भी शेयर्स आपको मिले हैं कंपनी से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 रुपये आपको देने हैं एप्लीकेशन पे, 3 रुपये आपको देने हैं अलॉटमेंट पे, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये देने, और जो बैलेंस मनी है दैट यू विल पे एट द टाइम ऑफ द फाइनल कॉल, दैट यू विल पे एट द टाइम ऑफ द फाइनल कॉल. ठीक है. तो अब हो सकता है कि जिस समय हम बैलेंस शीट बना रहे हो, जब तक कंपनी ने हो सकता है कि सिर्फ फर्स्ट कॉल तक पैसे मंगाए हैं, जो बैलेंस अमाउंट है वो अभी तक उन्होंने मंगाया नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम उसको 1 साल के बाद मंगाएंगे. लेकिन जब तक हमारी जो बैलेंस शीट है या हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, जब तक वो क्लोज हो चुका है, बिकॉज वी क्लोज द अकाउंटिंग ईयर ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, तो हमने अकाउंटिंग ईयर जो है उसको क्लोज कर दिया 31 मार्च तक, एंड बाय दैट पर्टिकुलर डेट द कंपनी हैज़ रेज्ड only the application, allotment and the first call money.
तो इसका मतलब ये होगा कि जो कॉल्ड अप कैपिटल होगी दैट विल बी इक्वल टू 3 + 2 5 + 2 दैट इज गोइंग टू बी 7 रुपीज पर शेयर, 7 रुपीज पर शेयर। तो इसका मतलब अगर आपने आपके जो नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड हैं वो अगर आपके 9500 बन रहे हैं तो इसका मतलब कॉल्ड अप कैपिटल का अमाउंट होगा आपका 9500 मल्टीप्लाइड बाय 7, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 66,500। ऐसे अगर आपके पास आपने जितने शेयर्स इशू किए थे आपके पास उतने ही एप्लीकेशन आ जाती है, विच मीन्स कि आपने सारे शेयर्स अलॉट कर दिए, तो उस केस में द कॉल्ड अप मनी विल बी इक्वल टू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 7, दिस विल बी इक्वल टू 70,000। तो ये आपका होता है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज नोन एज अ पेड अप कैपिटल, दैट इज नोन एज अ पेड अप कैपिटल। अब ये पेड अप कैपिटल क्या होता है? पेड अप कैपिटल का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो सारा पैसा टाइम पे दे दें। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि द कंपनी हैज कॉल्ड अप 7 रुपी ऑन 9500 शेयर्स, तो इस हिसाब से अभी हमने कैलकुलेट किया था कि ये जो कॉल्ड अप अमाउंट है ये आपका हो जाता है 66,500, राइट। लेकिन कुड बी पॉसिबल, जैसे आपने देखा होगा वी हैव टेकन 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज अलॉटमेंट में था और 2 रुपीज था फर्स्ट कॉल में। दिस वाज एप्लीकेशन, दिस वाज अलॉटमेंट एंड दिस वाज फर्स्ट कॉल। अब मान लेते हैं कि किसी जेंटलमैन के पास इस कंपनी के 1000 शेयर्स थे बट ही वाज अनएबल टू पे द फर्स्ट कॉल। तो इसका मतलब आपका जो अनपेड कॉल है या जो अनपेड अमाउंट है, यानी कि जो पैसा आपको नहीं मिला, दैट इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 2000। इसका मतलब जो पेड अप कैपिटल है यानी कि जो एक्चुअल कैश या जो एक्चुअल एसेट्स जो कंपनी के पास आई है अगेंस्ट द इश्यू ऑफ द शेयर कैपिटल, दिस इज इक्वल टू 64,500। हम इस वाले फिगर को कैरी करते हैं बैलेंस शीट के अंदर।